हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नर्सिंग क्लासेज में। साथियों, आज पढ़ेंगे अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। आपको पता है कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। उसी में क्या हो जाना, बीमारी हो जाना, उसी में एक डिजीज हो जाती है, उसी को अपन बोल देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, एक वर्ड होता है कौन सा, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस नाम सुना होगा आपने। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाना, हार्डनिंग हो जाना। किस वजह से हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाना, कोई भी फैटी एसिड या लिपिड लिपिड सबस्टेंस क्या हो जाना, कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाना। जैसे कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या हो जाना, फैटी एसिड और लिपिड का क्या हो जाना, जमा हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, वही क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो जाता है, फैटी एसिड और लिपिड सबस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ड हो जाती है क्या, कोरोनरी आर्टरी। हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, ए कंडीशन it characterized by ischemia and necrosis of muscles fibers। बात करते हैं इस्कीमिया होता क्या है। इस्कीमिया क्या होता है, ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, ब्लड सप्लाई का डिक्रीज हो जाना। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहां, कोरोनरी आर्टरी में। वो क्या होता है, इस्कीमिया। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस होता है सेल और टिश्यू, सेल एंड टिश्यू क्या हो जाने, मसल्स फाइबर, जो मसल्स होती है कौन सी, कोरोनरी आर्टरी की, उसकी सेल जो टिश्यू होते हैं उसके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कंप्लीट एंड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। डेफिनेशन हो गई। ए कंडीशन इट कैरेक्टराइज, एक कंडीशन होती है कौन सी, डिजीज कंडीशन जो कैरेक्टराइज होती है किस वजह से, इस्कीमिया और नेक्रोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी मसल्स फाइब्रस। इस्कीमिया क्या होता है, इस्कीमिया होता है ब्लड सप्लाई का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। कहां, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या हो जाना, ब्लड सप्लाई का डिक्रीज हो जाना। और सेकंड वर्ड आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, सेल और टिश्यू जो होते हैं कोरोनरी आर्टरी की उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो क्या होता है, इस्कीमिया। उसकी वजह से क्या हो जाती है, मसल्स फाइब्रस के इस्कीमिया। नेक्रोसिस इज ड्यू टू क्या हो जाना, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। किस वजह से आ जाएगा, फैटी एसिड या लिपिड क्या हो जाएंगे, कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाएंगे। एक कंडीशन होती है डिजीज कंडीशन जिसमें क्या होता है, इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाता है। कहां, कोरोनरी आर्टरी में। उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। कहां, कोरोनरी आर्टरी में। लिपिड एंड फैटी एसिड क्या हो जाना, जमा हो जाना। कहां, कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ये कंडीशन होती है। कंप्लीट और पार्शियली हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है या पूरा हो सकता है। डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन कोजेज की। कोज क्या क्या हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कोज क्या क्या हो सकते हैं। आपने पढ़ा था कि क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। कहां, कोरोनरी आर्टरी में। किसकी वजह से, लिपिड और फैटी एसिड सब्सटेंस क्या हो गया, उसमें जमा हो गए। जमा तो हो गए, लेकिन अब क्या हो गया, डिजीज कंडीशन आ गया आपके सामने। अब बात करते हैं अपन कॉजेज की।
कॉजेज। फर्स्ट कॉज आता है, अपन ने पहले ही देख लिया था, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मेन कॉज ऑफ CAD। अगर कहीं क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन मिलता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कॉज क्या होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो वर्ड है, हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, किस वजह से? लिपिड, फैटी एसिड सबस्टेंस क्या हो जाना, कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाना, उसी वजह से क्या होता है, ये मेन कॉज होता है किसका? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। सेकंड अगर बात करें तो इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लेवल का क्या हो जाना? बढ़ जाना। सेकंड हो सकता है हाइपर टेंशन, बीपी क्या हो गई? बढ़ गई। उसके बाद हो सकता है ओबेसिटी, ओबेसिटी भी हो सकता है इसका कॉज। एथेरोस्क्लेरोसिस मेन कॉज हो गया। उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। उसके बाद क्या हो गया? हाइपरटेंशन, पेशेंट क्या है? हाइपरटेंसिव, बीपी क्या हो रही है? हमेशा बढ़ती रहती है, उस वजह से भी क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। ओबेसिटी हो सकती है। कॉज अपने को यही है 4-5। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। रिस्क फैक्टर क्या करते हैं, उनकी वजह से क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। कॉज हो गए। इसके बाद बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर पर। रिस्क फैक्टर, कॉज तो मिल गए, लेकिन रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से भी क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। फर्स्ट आता है अपना हाइपरटेंशन। कौन सा वाला? 140 to 90 mmHg। अगर कंटिन्यू इतनी बीपी बढ़ रही है पेशेंट की, कंटिन्यू यही रह रही है, तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है किसका? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। इसके बाद हो सकता है इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अपन कॉजेज में भी पढ़ रहे थे, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ता रहा। और क्या हो सकता है? हाइपर लिपिडीमिया। अपन पढ़ रहे थे लिपिड और फैटी एसिड सबस्टेंस क्या होते हैं? कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। फैटी एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, उसके बाद आता है लिपिडीमिया हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, और उसके बाद क्या हो सकता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी, पेशेंट को क्या है? ओबेसिटी, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। ये हो गया आपके रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम आप लिख सकते हो कहाँ? एग्जाम में, जैसे भी आपको मिले। क्वेश्चन में पूछेगा आपको डेफिनेशन, कॉजेस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम पूछ सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, सीधी सी बात है। हार्ट में क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कहाँ की? हार्ट को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, तो चेस्ट में तो पेन होगा ही होगा, चेस्ट में पेन होगा। उसके बाद हो सकता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट। चेस्ट क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। डिस्पनिया हो सकता है पेशेंट को। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन हो गया। स्वेटिंग, स्वेटिंग, कंटिन्यू स्वेटिंग रहेगी। जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी। क्या? स्वेटिंग बहुत ज्यादा क्या होगी? पेशेंट को स्वेटिंग रहेगी। डिस्कम्फर्ट, इरिटेबिलिटी, पेशेंट को क्या रहेगी? इरिटेबिलिटी रहेगी कंटिन्यू। डिस्निया हो गया, स्वेटिंग हो गई, डिस्कम्फर्ट, इरिटेबिलिटी, चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसके बाद हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या हो सकती है? शॉर्टनेस हो सकती है। ये हो गया आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बात करते हैं इसके बाद हम डायग्नोसिस।
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करते हैं, डिजीज की आपको डेफिनेशन मिल गया, कॉज मिल गया, रिस्क फैक्टर हो गए, साइन एंड सिम्टम मिल गए। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। डिजीज मिल गई तो उसका डायग्नोसिस क्या करोगे। डायग्नोसिस सबसे पहले करना होता है आपको हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये हो गया। अब चेस्ट की डिजीज है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इको कार्डियोग्राम। होता क्या है, इसका दूसरा नाम होता है 2D इको। 2D इको क्या होता है, हार्ट की क्या होती है, सोनोग्राफी होती है। जैसे एब्डोमेन सोनोग्राफी होती है ना, वो एब्डोमेन, वैसे क्या होती है 2D इको होती है, हार्ट की सोनोग्राफी। इको कार्डियोग्राम हो गया। उसके बाद हो गया कोरोनरी एंजियोग्राम, कोरोनरी आर्टरी का क्या होगा, एंजियोग्राम करवाएंगे। उसके बाद होगा कोरोनरी स्ट्रेस टेस्ट, ये भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का क्या होता है, एक टेस्ट होता है। ये हो गया आपके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मैनेजमेंट। डिजीज हो गई, कोज आपको मिल गए, साइन सिम्टम हो गए, डायग्नोसिस आपने कर लिया। अब करना क्या है आपको, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में अपने को क्या करना होता है, क्या करना होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस या एनसीपी, दो ही चीज आप बनाओगे। फर्स्ट होता है टू चेस्ट पेन, चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। गोल आपका क्या है, रिड्यूस चेस्ट पेन, चेस्ट पेन को क्या करना है आपको, कम करना है। अब आता है आपका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करोगे, दर्द को कम करने के लिए आपको करना क्या है, वो चीजें जैसे हो सकता है, पहले तो आपको प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को क्या देनी है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। उसके बाद क्या करना है, प्रोवाइड एनाल्जेसिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, जिसमें अपन क्या देते हैं, चेस्ट पेन में ज्यादातर क्या देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट, हार्ट वाले पेन में ज्यादातर यही देते हैं। उसके बाद आप क्या दे सकते हो पेशेंट को, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन क्या करना है आपको, प्रोवाइड करवाना है, किसको, पेशेंट। उसके बाद आप दे सकते हो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो आप। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट की क्या हो रही है, बीपी भी बढ़ रही होगी, उसके लिए भी आप दे सकते हो। उसके लिए आप अलग से भी डायग्नोसिस बना सकते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंक्रीज बीपी, उसको आपको डिक्रीज करना है, और उसमें भी आप सेम क्या कर सकते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। याद देना आपको, प्रोवाइड बीटा ब्लॉकर, या दे सकते हो चैनल ब्लॉकर। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। अब बात करते हैं अपन एक एनसीपी बना के देखते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे एनसीपी का क्या है, एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजीली एनसीपी। अगर आपको बनाना नहीं आता, डिफिकल्टी है, कोई दिक्कत आती है, तो आप वो वीडियो देख लेना। वैसे अपन यहाँ बात करते हैं चेस्ट पेन की। फर्स्ट आता है असेसमेंट, ये 4-5 वर्ड है वो आपको याद करने अच्छे से। उसके बाद आता है डायग्नोसिस, फिर आता है आपका गोल, फिर आता है प्लानिंग, फिर आता है इंटरवेंशन, और फिर आता है इवेल्युएशन। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड क्या करना है आपको, बिल्कुल रट लेना है। अगर आपको एनसीपी बनानी है तो ये 6 वर्ड तो क्या करना है आपको, रट ही लेना है अच्छे से।
और एनसीपी या तो पूछता है पेपर में, नहीं पूछता तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। असेसमेंट, उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या करेगा, पेशेंट से दैट चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग। स्वेटिंग पेशेंट कंप्लेन करेगा आपसे, पेशेंट तो कंप्लेन करेगा ही कि चेस्ट पेन हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, और क्या हो रहा है, सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ये क्या कर रहा है, पेशेंट आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट आपको बताएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को रियल में ये चीज है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे, आप क्या करोगे, पेशेंट की इसीज निकलवाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, इसीज निकलवाएगा आपसे कि क्या ऑब्जेक्टिव डाटा में देखना है आपको, चेस्ट पेन रियल में हो रहा है, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, बीपी चेक करोगे, उसके बाद आप क्या देखोगे कि रियल में क्या हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है। चेक किया आपने क्या, बीपी, बीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बीपी, तो क्या होगा, चेस्ट पेन तो होगा ही, डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेटिंग होगी, उसी के साथ क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है। आपका डायग्नोसिस होगा चेस्ट पेन, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन से क्या हो रही है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। आपका गोल क्या होगा, गोल मैंने यही बताया, आपका गोल, आपको गोल, आपको एक लक्ष्य लेना है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस पेन टू द पेशेंट। पेशेंट का क्या करना है, पेन को रिड्यूस करना है या कम करना है। अब आपको प्लानिंग करनी है कि आपने क्या कर लिया, आपको पता चल गया कि पेशेंट को क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन हो रहा है किससे हो रहा है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। कौन सी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। गोल आपने कर लिया कि पेशेंट को चेस्ट पेन को क्या करना है, आपको कम करना है। अब प्लानिंग करनी है आपको, प्लानिंग में आप डॉक्टर से भी, डॉक्टर क्या करेगा आपको बताएगा, उसके साथ आप भी कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे डॉक्टर बता रहा है आपको प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स, डॉक्टर बता रहा है आपको एनाल्जेसिक आप दे सकते हो, या प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, हेल्थ, एजुकेशन। ये 4-5 चीजें क्या है आपको पेशेंट को देनी है। जैसे एनाल्जेसिक तो आप दे रही हो, और उसके साथ बीटा ब्लॉकर आप दे सकते हो, चैनल ब्लॉकर जो क्या करेगी, बीपी को कम करेगी। उसके बाद आता है इंटरवेंशन। प्लानिंग कर लिया आपने, अब इंटरवेंशन, उसके बाद क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। आपने जो प्लानिंग बनाई है उसी चीज को क्या करना है, आपको यहाँ लागू करना है। जैसे आपने किया प्रोवाइडेड एनाल्जेसिक्स, लाइक दैट आपने दे दिया मॉर्फिन सल्फेट। प्रोवाइडेड, ईडी लगाना है, याद रखना इस चीज को, ईडी लगाना। आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो ईडी लगा दो, आप सही कर दोगे बिल्कुल। प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। उसके बाद आपको देना है प्रोवाइडेड हेल्थ एजुकेशन। ये आपने इम्प्लांट कर दिया, यही चीज आपको असेसमेंट हो गया कि ये मतलब ये हो रहा है आपको, चेस्ट, पेशेंट को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, डायग्नोस हो गया। आपने डायग्नोसिस कर लिया, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी डिजीज कंडीशन से। गोल हो गया आपको चेस्ट पेन को क्या करना है, आपको कम करना है। प्लानिंग बनानी है आपको क्या क्या देना है उसी चीज को कम करने के लिए। उसके बाद इम्प्लांटेशन में क्या करना है, उसी चीज को क्या करना है, आपको लागू करना होता है। अब आपने लागू कर दिया, अब इवेल्युएशन में क्या होता है, आपको मूल्यांकन करना है, सब कुछ दे दिया, उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव मिल रहा है। पेशेंट आपको बोल रहा है, पेशेंट से दैट फील बेटर। पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये सब देने के बाद पेशेंट क्या बोल रहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे दर्द भी कम है, स्वेटिंग भी कम है, बीपी भी थोड़ी नॉर्मल हो गई। आप बीपी चेक करोगे उसके बाद नॉर्मल आ रहा है। पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट से दैट फील बेटर आफ्टर। ये सब देने के बाद आपको क्या हो रहा है, पेशेंट बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा है। तो आपको देख लेना है कि आपका, आपने जो प्लानिंग करी है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन किया है आपने, वो क्या हुआ, आपका पॉजिटिव है बिल्कुल, और रिजल्ट क्या हो रहा है, अच्छा मिल रहा है। ये हो गई आपकी
एनसीपी। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो बिल्कुल आसानी से ऐसे एनसीपी बनाना है, कुछ भी नहीं आ रहा एग्जाम में, नर्सिंग डायग्नोसिस 3 बना देना, उसके बाद एक एनसीपी आप बना सकते हो। आपका आज वाला वीडियो हुआ कंप्लीट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कमेंट करें, एक अच्छी सी कमेंट करें। और फिर भी कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।